अब तो हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, कि अब तो हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो जलता रहेगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नितिन चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कुचामन डिफेंस एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, एनडीए, नेवी एंड एयरफोर्स, इन सब के लिए है ना, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से मॉक सीरीज। यस, मॉक सीरीज। और ये मॉक सीरीज का आज पहला मॉक टेस्ट हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि नीचे आपको टैगलाइन दिख रही है, इससे बाहर कुछ नहीं। जी हाँ, इससे बाहर कुछ नहीं। ऐसी मॉक सीरीज तैयार की है डिफेंस एग्जाम्स के लिए, जो आपके एग्जाम को टारगेट करेगी, चाहे नेवी का एग्जाम हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे आने वाला एनडीए का एग्जाम हो। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस मॉक सीरीज में मॉक नंबर वन को शुरू करेंगे। और मॉक नंबर 1 की शुरुआत करेंगे एक शानदार से मोटिवेशनल थॉट के साथ। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने दिख रहा है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कि कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें कल की चिंता किए बिना लगातार मेहनत को जारी रखना है, कॉन्टिन्यूसली अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र क्या होगा। जी हाँ, प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम E इक्वल टू एच न्यू का यूज करेंगे, है ना। E इक्वल टू एच न्यू। एक फोटॉन की ऊर्जा होती है E इक्वल टू एच न्यू के इक्वल। यहां से प्लांक कांस्टेंट H इक्वल टू होगा E अपॉन न्यू, और E है यहां पर एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2t-2, ml2t-2। और फ्रीक्वेंसी का होता है t-1, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है t-1। इससे ऊपर ले जाते हैं तो ml2t- का बचेगा 1, ml2t- का बचेगा 1। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है C4 कमांडो। इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है भाई C4 कमांडो, ml2t-1। इसके साथ साथ प्लांक नियतांक से और भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्लांक नियतांक का जो विमीय सूत्र है किस फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल है। तो प्लांक कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है कोणीय संवेग के समान। किसके? कोणीय संवेग के समान। एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? प्लांक कांस्टेंट का। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। I प्लस जे प्लस के एंड जे कैप, दो वेक्टर आपको दिए गए हैं, एक I प्लस जे प्लस के और दूसरा जे कैप। इनके बीच का एंगल पूछा है भाई। क्या पूछा है? इनके बीच का कोण निकालिए। तो पहला मैंने मान लिया ए वेक्टर I कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप, और दूसरा मैंने मान लिया बी वेक्टर जिसकी वैल्यू है जे कैप। अब हमें इन दोनों के बिटवीन एंगल फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। जी हाँ, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है ए और बी के मान। तो देखिए, ए डॉट बी करोगे तो यहां पर जे का प्रोडक्ट होगा जे के साथ, बाकी का आई और के लिए यहां पर है नहीं, 0 0 हो जाएगा। तो जे डॉट जे हो जाएगा 1, है ना। आई के लिए यहां नहीं है तो 0, प्लस जे का जे से 0, के लिए नहीं है तो प्लस का 0, इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √3। बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भाई मेरे, ये हो जाएगा 1 अपॉन √3, ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 इक्वल टू कॉस थीटा। और यहां से थीटा की वैल्यू
यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/√3। और 1/√3 डियर स्टूडेंट्स cos में वैल्यू किसकी होती है ये चेक करना पड़ेगा। तो 1/√3 cos में 0 की तो वैल्यू होती नहीं, 45 की नहीं होती, 60 डिग्री की नहीं होती, तो ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी फॉर डिफेंस विल बी करेक्ट आंसर। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का उपयोग किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनमें हैवी वाटर का यूज किसके लिए करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर जो भारी जल होता है, जो D2O होता है, हैवी वाटर होता है, वो किसके रूप में काम करता है भाई, मंदक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में, मंदक के रूप में कार्य करता है। जी हां, मॉडरेटर के फॉर्म में वर्क करता है। तो सही ऑप्शन जाएगा ए फॉर एयर फोर्स, है ना, मॉडरेटर विल बी करेक्ट आंसर। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माध्यम में ध्वनि की तरंगें तेज चलती हैं। तो ध्वनि की चाल निम्न में से किस में सर्वाधिक होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ साउंड इन विच, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्वनि की जो चाल होती है वो सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में, फिर उसके बाद होती है लिक्विड में, और सबसे कम होती है भाई मेरे किस में, गैसेज में, ठीक है ना। तो सॉलिड के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है वो लगभग 5000 मीटर पर सेकेंड, कितना भाई, 5000 मीटर पर सेकेंड। लिक्विड के अंदर होता है लगभग इसका वैल्यू 1500 मीटर पर सेकेंड, और गैसेज में होता है लगभग 330 या 32 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स हमसे पूछा जा रहा है कि किस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ साउंड फास्टर होगा। तो आंसर जाएगा सॉलिड, दैट मींस सी फॉर कमांडो। तो यहां पर सी वाला ऑप्शन एकदम परम सत्य आंसर होगा। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि शॉर्ट सर्किट के टाइम सर्किट में जो करंट होता है, शॉर्ट सर्किट के टाइम सर्किट के अंदर जो करंट होता है वो नियमित रूप से प्रवाहित होता है, या तेजी से बढ़ता है, या धीरे धीरे घटता है, कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट सर्किट के टाइम करंट की जो वैल्यू होती है वो एक बार थोड़े से समय के लिए, इंस्टेंट टाइम के लिए क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। इसीलिए सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो खराब होने का डर रहता है, और खराब होते भी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तेजी के साथ बढ़ेगी, ये वाला ऑप्शन एकदम सत्य होगा, इंक्रीजेज हैविली, ठीक है ना। शॉर्ट सर्किट के टाइम करंट का मान थोड़े से समय के लिए मैक्सिमम हो जाता है भाई मेरे। चलिए, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी कम से कम होनी चाहिए ताकि एक व्यक्ति अपनी पूरी प्रतिमा देख सके। कुल मिला के ऑब्जेक्ट का हाइट, ठीक है ना, कंप्लीट देखने के लिए जो प्लेन मिरर है उसका हाइट कितना होना चाहिए मिनिमम। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट को कंप्लीट इमेज देखने के लिए जो प्लेन मिरर का हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट का मिनिमम हाफ होना चाहिए, दैट मीन्स आधा होना चाहिए। तो आंसर आना चाहिए h/2, दैट मीन्स आधा, है ना। तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, सी फॉर कमांडो विल बी करेक्ट आंसर। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो जूल एनर्जी का ही यूनिट होता है, न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर क्या चीज होती है भाई, न्यूटन होता है फोर्स का, मीटर होता है लेंथ का या डिस्प्लेसमेंट का, और न्यूटन इंटू मीटर ये आएगा वर्क डन, और जो यूनिट वर्क डन की होती है वही एनर्जी की होती है। तो इसकी यूनिट भी जूल हो जाएगी, और जूल तो एनर्जी का यूनिट होता ही है ना। तो ये भी एनर्जी का है, ये भी एनर्जी का है। किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 10⁶ जूल। तो ये भी एनर्जी का यूनिट है। लेकिन 1 किलोवाट होता है भाई मेरे किसका,
पावर का यूनिट होता है, शक्ति का मात्रक होता है। तो यहां पर यही पूछा जा रहा है, निम्न में से ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है। तो शक्ति वाला ऑप्शन सही होगा, किलोवाट वाला, है ना, C4 कमांडो। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश किरण एक कोने से या एक स्लिट से गुजरती है तो वहां से मुड़ जाती है, इसका कारण क्या है। किसी प्रकाश किरण का किसी अवरोधक के किनारे से, किसी ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से टकरा कर मुड़ जाना और लाइट का फिर आगे जाना, इट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। जी हां, यह प्रकाश की कौन सी घटना है, विवर्तन वाली घटना है मेरे भाई, जिसे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा C4 चेन्नई, विवर्तन या डिफ्रैक्शन, ठीक है ना। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव मापा जाता है तो विभव पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो वर्क डन होता है, दैट मीन्स B बराबर W/Q। और ये हो गया भाई जूल पर कूलाम, और 1 जूल पर कूलाम ही होता है 1 वोल्ट, है ना। तो निम्न में से विभव की यूनिट कौन सी नहीं है, तो जूल पर कूलाम, न्यूटन सेकंड, है ना। तो विभव किसके द्वारा मापा जाता है, तो देखिए वॉट तो पावर का होता है, ये एनर्जी का होता है, न्यूटन इंटू सेकेंड ये इंपल्स का होता है, ये पावर का या शक्ति का यूनिट है, और ये एनर्जी का यूनिट है, और न्यूटन इंटू सेकेंड फोर्स इंटू टाइम ये इंपल्स होता है मेरे भाई, ये होता है भाई इंपल्स या आवेग। तो इनमें से कौन सा विभव का या पोटेंशियल का यूनिट होगा, तो मेरे भाई पोटेंशियल का यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलाम। क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम विल बी करेक्ट आंसर। इसका सही जवाब जाएगा C4 चेन्नई। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए और उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो दो बॉडी के बिटवीन जो फोर्स अप्लाइड होता है, जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका जो वैल्यू है ना, F इक्वल टू होता है Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल टू। यहां पर डिस्टेंस को देखिए, डिस्टेंस को कर रहा है वो डबल, क्या कर रहा है, डबल कर रहा है। तो भाई मेरे डिस्टेंस को डबल करेगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 1/4। तो पहले जो फोर्स था अब उसका 1/4 हो जाएगा। तो यहां पर 1/4 वाला ऑप्शन सही होगा, D4 डिफेंस। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से पलायन वेग निर्भर नहीं करता है। तो पलायन वेग होता क्या है, वह न्यूनतम वेग जिससे हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकें और वो फिर लौटकर पृथ्वी पर वापस नहीं आए, ऐसा वेग पलायन वेग होता है, जिसे हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2gme अपॉन RE। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहां पर जो मास है वो अर्थ का है, RE रेडियस है वो अर्थ के लिए है, लेकिन जिस पार्टिकल को हम फेंक रहे हैं उसके मास की यहां पर कोई चर्चा नहीं की गई है। इसीलिए पृथ्वी के द्रव्यमान पर तो डिपेंड करेगा, जी के मान पर भी डिपेंड करेगा, पृथ्वी की त्रिज्या पर भी करेगा, पिंड के द्रव्यमान पर नहीं करेगा। और यहां पर यही पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान किस चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। तो जिस पार्टिकल को हम एस्केप करा रहे हैं उसी के मास पर डिपेंड नहीं करता। अर्थ के सरफेस पे पलायन वेग का मान कितना होता है, अगर आपसे ऐसे पूछ लेगा तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इस बात को भी डियर स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे। चलिए, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगें वायु में कैसी होती हैं। तो वायु में ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं। कैसी होती हैं, अनुदैर्घ्य होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। तो इसका सही जवाब होगा अनुदैर्घ्य या लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है ना। प्रकाश के दुर्बण में तरंगें कैसी मानी जाती हैं,
अनुप्रस्थ मानी जाती हैं इन द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इस बात को भी आप याद रखेंगे भाई मेरे। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु के बर्तन में लकड़ी का हैंडल लगा होता है, इसके पीछे रीजन क्या है। जो मेटल का पॉट होता है, बर्तन होता है, उसमें क्या होता है कि लकड़ी का हैंडल लगा रहता है। रीजन क्या है? क्योंकि जो लकड़ी होती है वो ऊष्मा की भाई क्या होती है, कुचालक होती है ना, इंसुलेटर में आती है, जिससे कि हीट का ट्रांसफर नहीं हो और हमारा हाथ जलने से बच जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, सही जवाब होगा कि यह लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। यस, वुड इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ए फॉर एयरफोर्स इसका सही जवाब होगा। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आंख के रेटिना पर प्रतिमा कैसी बनती है। ये हमसे पूछ रहा है कि हमारी आंख के रेटिना पर जो इमेज होती है वो कैसी होती है। तो मेरे भाई आप याद रखेंगे कि मानव नेत्र में जो रेटिना पर इमेज बनती है वो वास्तविक एवं उल्टी होती है। कैसी होती है? रियल एंड इन्वर्टेड। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो इसका जवाब होगा उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस होता है किसमें? मानव नेत्र में, है ना। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। इस बात को भी मेरे भाई आपको याद रखना है। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, साधारण दूरदर्शी में कौन सा लेंस उपयोग होता है। जो सिंपल टेलीस्कोप होता है, जो साधारण दूरदर्शी होता है, उसमें किस लेंस का यूज होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, लेंस जो होता है सिंपल माइक्रोस्कोप है ना, इसको सूक्ष्मदर्शी कर लीजिए ना, सूक्ष्मदर्शी। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है एक कॉन्वेक्स लेंस होता है मेरे भाई। क्या होता है? एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है ना। एक उत्तल लेंस होता है। सही जवाब जाएगा बी फॉर बॉर्डर। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा गेट यूनिवर्सल गेट है, सार्वभौमिक गेट है ना। तो मूल लॉजिक गेट तो होते हैं तीन, और गेट, नॉट गेट एंड गेट, है ना। तीन तो होते हैं, ये वाले तो होते हैं मेरे भाई मूल लॉजिक गेट। कौन से? मूल लॉजिक गेट, है ना, फंडामेंटल लॉजिक गेट्स। और दो होते हैं यूनिवर्सल, एक तो नॉर गेट और एक नैंड गेट, है ना। नॉर गेट और नैंड गेट, ये दोनों होते हैं मेरे भाई क्या? यूनिवर्सल। इन्हें कहते हैं सार्वभौमिक या सार्वत्रिक गेट, है ना। ये सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल गेट होते हैं, नॉर गेट एंड नैंड गेट। तो यूनिवर्सल गेट इनमें से कौन सा है? आंसर जाएगा बी फॉर बॉर्डर, नॉर गेट विल बी करेक्ट आंसर। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है। तो किसी भी मूविंग पार्टिकल पर, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स अप्लाइड होती है मेरे दोस्त, वो कौन सी होती है? F बराबर क्यू बी बी साइन थीटा। F बराबर क्यू बी बी साइन थीटा, ये आपने पढ़ा होगा। F बराबर क्यू बी बी साइन थीटा, है ना। F बराबर क्यू बी बी साइन थीटा। और इसी को कहते हैं लॉरेंज बल। क्या कहते हैं इसको? लॉरेंज बल। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो F वेक्टर बराबर क्यू वेक्टर क्रॉस बी, क्या होता है? बी क्रॉस बी, ठीक है ना। तो ऐसा वाला ऑप्शन यहां ढूंढेंगे, F बराबर क्यू बी क्रॉस बी, है ना। बी क्रॉस बी से बनेगा क्यू बी बी साइन थीटा। तो इसका सही जवाब जाएगा ए फॉर एयरफोर्स। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश है। दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटियां होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बेसिस पर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बेसिस पर दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी, वे फिजिकल क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की नीड होती है, वो तो होती है वेक्टर क्वांटिटी, दैट मींस सदिश राशियां। और जिन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती, वो होती हैं अदिश राशियां, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। तो डियर स्टूडेंट्स, सदिश राशि कौन सी होगी? जिसमें डायरेक्शन होगी, टाइम के लिए किसी डायरेक्शन की कोई नीड नहीं, वॉल्यूम के लिए किसी डायरेक्शन की कोई नीड नहीं, और डेंसिटी के लिए किसी डायरेक्शन की कोई नीड नहीं। लेकिन जो मोमेंटम होता है,
P इक्वल टू होता है एम बी वेक्टर, है ना। तो V क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, V वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इसीलिए मोमेंटम भी कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, दैट इज कॉल्ड सदिश राशि। इसका सही जवाब हो जाएगा बी फॉर बॉर्डर। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक नियत बल पर एक पिंड पर एक नियत बल एक पिंड पर कार्य करता है तो यह एक समान से चलता है। फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, बल नियत है, तो F बराबर क्या होता है, एम ए। क्या होता है, एम ए। जब फोर्स को ही कांस्टेंट कर देंगे, फोर्स को कांस्टेंट कर देंगे तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा भाई मेरे। कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जाएगा एक्सेलरेशन। क्या जाएगा, एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार 12.5 kg है तो उसका पृथ्वी पर भार कितना हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखेंगे कि चंद्रमा की सतह पर जाकर जी का मान, पृथ्वी पर जो जी का मान होता है उसका 1/6 हो जाता है। तो जैसे जी का मान बदलेगा वैसे ही वेट या भार का मान बदलेगा, क्योंकि वेट या भार W बराबर होता है भाई कितना, mg होता है। जितना परिवर्तन जी में उतना परिवर्तन W में। यहां पर आप देखोगे कि चंद्रमा पर भार इतना है तो पृथ्वी पर कितना हो जाएगा, तो पृथ्वी पर तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर जी का मान बढ़ जाएगा, और कितना बढ़ जाएगा, चंद्रमा पर जी के मान का 6 गुना हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर 12.5 है, 12.5 है केजी, ठीक है ना। तो पृथ्वी पर आकर मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा और यहां पर आंसर आ जाएगा कितना, 75 केजी। कितना, 75 केजी आंसर जाएगा ए फॉर आगरा। इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर आगरा, ठीक है ना। चलिए भाई, आज की क्लास का क्वेश्चन, समान प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करने वाला बल, सेम मटेरियल के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच जो कार्य करता है उस बल का नाम होता है मेरे भाई सहसंजक बल, है ना, कोहेशन फोर्स। और अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल कहलाता है आसंजक बल, ठीक है ना। तो यहां पर बोल रहा है एक ही प्रकार के पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल, इसका सही जवाब होगा सहसंजक बल या कोहेसिव फोर्स। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी फॉर बॉर्डर। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा किरचॉफ का नियम, हीट के अंदर किरचॉफ का नियम आपने पढ़ा होगा। जो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं वो उतने ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी फॉर डिफेंस। जो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं वो ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणविक गैस के लिए विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात Cp/Cv। Cp है स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, Cv है स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। तो गामा इक्वल टू Cp/Cv, और ये होता है हमेशा 1+2/f के इक्वल। यहां पर जो f है डियर स्टूडेंट्स, ये होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि। तो एक परमाणविक गैस के लिए f की वैल्यू होती है कितनी, 3। द्विपरमाणविक गैस के लिए f की वैल्यू होती है 5, और त्रिपरमाणविक गैस के लिए f की वैल्यू होती है 6 या 7। तो यहां पर बात हो रही है मोनो एटॉमिक गैस की, है ना, एक परमाणविक गैस की। तो f की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो 1+2/3 हो जाएगा। और इसको करेंगे 3 और 2 5, 5/3, 3 का डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट कितना जाएगा, 6 टाइम्स। तो इसका सही जवाब होगा डियर स्टूडेंट्स 1.66, ए फॉर आगरा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ए फॉर आगरा इसका करेक्ट आंसर होगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है डियर स्टूडेंट्स, इसका मैं आपसे रिप्लाई चाहता हूं, इस क्वेश्चन का मैं आपसे रिप्लाई चाहता हूं। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। एक और क्वेश्चन है, वैद्युत हीटर का तंतु बना होता है
ये भी मैं आपके लिए होमवर्क में देता हूं, ठीक है ना, ये भी आपको होमवर्क में देता हूं, इसका जवाब भी कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये मॉक टेस्ट था, आपके डिफेंस के एग्जाम को टारगेट किया है इसने, तो नेवी, एयरफोर्स, एनडीए तीनों के लिए ही ये बेनिफिशियल है, इसका निश्चित ही फायदा होगा। और इसी तरीके से ये मॉक टेस्ट की जो सीरीज है हम आगे लेकर जाएंगे। मॉक के 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और एग्जाम का जो पैटर्न है मॉक का वो हम क्या करेंगे, इजी टू हार्ड करेंगे, है ना, बेसिक, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, फिर आगे ले जाएंगे, लेवल होगा 0 टू हीरो, बेसिक टू एडवांस। आज के इस मॉक टेस्ट में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं मॉक टेस्ट 2 में। आप सभी के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।